आज का मौसम का हाल कैसा होगा, इस बात की जानकारी बड़ी ही आसानी से हमारे मोबाइल पर हमें अवेलेबल हो जाती है। कहाँ पे बारिश गिरने वाली है, कहाँ पे बारिश नहीं गिरने वाली है, कहाँ पे धूप खिली हुई होगी, यहाँ तक कि किसी इलाके का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ तक की भी जानकारी जो है वो हमें मौसम के विभाग के द्वारा न्यूज़ चैनल्स पर आसानी से देखने को मिल जाती है। ठीक है। अब 12-13 साल की उम्र के उम्र के जो लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए ये जानकारी कुछ खास मायने तो रखती नहीं है। परंतु कुछ ही महीनों पहले की बात है, महाराष्ट्र के कोंकण के इलाके में एक तौकते नामक एक तूफ़ान आया था। वह तूफ़ान कब आएगा और कितनी देर तक रहेगा और वो कब चला जाएगा, ये सारी की सारी जानकारी वह तूफ़ान आने से पहले मौसम विभाग ने उसका पूरा टाइम टेबल आम जनता के लिए मुहैया करा दिया था। इस वजह से हुआ ये कि वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था कुछ समय के लिए कहीं और की थी, और जो लोग अपनी व्यवस्था कहीं और नहीं कर पाए थे, उनकी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की थी। इससे हज़ारों लोगों की जानों को बचाया जा सका था। हालांकि कुछ लोगों को इसका नुकसान हुआ था, लेकिन बावजूद इसके जिन्होंने जानकारी नहीं रखी थी, केवल उन्हीं के साथ नुकसान हुआ था, बाकी लोगों को इसका नुकसान नहीं हुआ था। अब ये तो तूफ़ान की बात हुई। अब कई बार होता ये है कि मछुआरे अपनी जहाज़ों को लेके कई बार समंदर में काफ़ी गहराई में चले जाते हैं। अब अगर उन्हें पता ना हो कि कहाँ पे समंदर में तूफ़ान आ रहा है और कहाँ पे नहीं तूफ़ान आ रहा है, या फिर तूफ़ान के बारे में अगर उनको कोई भी जानकारी अगर ना हो, तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए अक्सर मछुआरे समंदर में अंदर तक गहराई तक जाने से पहले ही मौसम के अंदाजे को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। उससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। अब ये तो रही मछुआरों की बात। कई बार किसान भी अपने खेती के जो काम होते हैं, रोज़मर्रा के जो खेती के काम हैं, मतलब फसल के बोने से लेकर कटाई तक के जितने भी काम हैं, सारे के सारे काम वो मौसम के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, कि कब बारिश पड़ने वाली है, कब बारिश नहीं पड़ने वाली है, कब धूप खिली हुई रहेगी, ये सारी जानकारी रख के ही किसान लोग खेती के काम किया करते हैं। उससे मौसम का मतलब जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण का लाभ उठाया जा सकता है अपने काम में। और तो और पर्यावरण अपने काम में किसी भी तरह से रुकावट उत्पन्न नहीं करता है, अगर हमने ये सारी जानकारी पहले से रखी तो। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आज ये सारी जानकारी हमें क्यों बता रहे हैं। तो आपको बता दूं कि मौसम का पूर्वानुमान जो है वो करने की जो इन्वेंशन है, वो इन्वेंशन डॉक्टर वसंत गोवारिकर नामक एक महान वैज्ञानिक की देन है, सब पूरी की पूरी मानव जाति के लिए। और इसी डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी के जीवन का एक छोटा सा परिचय हम आज के हमारे लेसन में देखने वाले हैं। इस लेसन का नाम है माहिती घेऊया। नमस्ते विद्यार्थियों, 6th क्लास के मराठी के पीरियड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रणीत बोमिडवार। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसे हम पढ़ लेते हैं। पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते। ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली, त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारिकर। हमारे पहले पैराग्राफ में जो कुछ भी बताया गया है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम हमारे अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब इस पैराग्राफ में क्या लिखा है वो भी देख लीजिए। डॉक्टर वसंत गोवारिकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला। शाळेत असताना त्यांना नवनव्या कल्पना सुचायच्या। एकदा त्यांना वाटले आपण मोटार बनवावी। अवघे 13 वर्षांचे असताना डॉक्टर गोवारिकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली। हेनरी फोर्डला मराठी कळणार नाही, म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले। हेनरी फोर्डने डॉक्टर गोवारिकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले, त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली। त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणीच दिसून आली। डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी का जन्म 25 मार्च 1933 में हुआ। ये जो तारीख है, इस तारीख को मराठी में किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है वो मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपने ध्यान से सुनना है। 25 मार्च 1933
इस तरह से इस तारीख को प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, और इनका जन्म पुणे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो भी इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसे आपने याद रखना है। डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी हमारे देश के एक जाने माने साइंटिस्ट रह चुके हैं। अब साइंटिस्ट लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनके दिमाग में अक्सर नई नई आइडियाज़ आते रहते हैं। अच्छा, ये आइडियाज़ बचपन से ही इनको आती है। अब वसंत गोवारिकर जी जब 13 साल की उम्र के थे, एक छोटा सा लड़का, तभी से इनके दिमाग में नई नई आइडियाज़ आने लगी हैं। एक बार इन्होंने सोचा कि क्यों ना कार बनाई जाए। अब कार बनाने के लिए इन्होंने सिर्फ सोचा ही नहीं, बल्कि कार बनाने की एक कंपनी है फोर्ड कंपनी। फोर्ड कंपनी के उस ज़माने में जो मालिक हुआ करते थे, हेनरी फोर्ड, इनको इन्होंने एक ख़त लिख के भेज दिया। अब देखिए, वसंत गोवारिकर जी तो मराठी समझने वाले थे, ठीक है, और हेनरी फोर्ड वो तो अमेरिका के कंपनी के मालिक थे, तो जाहिर सी बात है उनको इंग्लिश ही समझ में आती है। ठीक है, तो वसंत गोवारिकर जी ने किया ये कि मराठी में लिखा हुआ जो लेटर है वो अपने एक दोस्त के ज़रिए पूरा का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। ठीक है, अब ट्रांसलेट करवाने के बाद हेनरी फोर्ड के पास वो ख़त पोस्ट कर दिया। अभी एक 13 साल का छोटा सा लड़का जो किसी कंपनी के मालिक को, किसी कार बनाने वाली कंपनी के मालिक को एक ख़त लिख के भेज रहा है, तो आम हालातों में हमारे जैसा आदमी यही सोचता है कि हेनरी फोर्ड ने तो इनका ख़त देखा भी नहीं होगा, परंतु ऐसा नहीं था। हेनरी फोर्ड ने न सिर्फ डॉक्टर वसंत गोवारिकर के द्वारा भेजा गया ख़त पढ़ा, बल्कि डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी को उन्होंने रिप्लाई भी किया, और डॉक्टर वसंत गोवारिकर के मन में जो इच्छा थी उस इच्छा का उन्होंने सम्मान भी किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि साथ में कुछ किताबें भी उन्हें गिफ्ट की, जो किताबें पढ़ के डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी ने अपने ज्ञान को बढ़ाया था। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पे फोर्ड कंपनी के द्वारा बनाई गई कुछ गाड़ियों की तस्वीरें आपको शेयर कर रहा हूँ, आपको शो कर रहा हूँ। ज़रा देखिए ये गाड़ियाँ कितनी बेहतरीन हैं। ये जो कंपनी है, ये कंपनी आज से नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से इसी तरह की एडवांस और नई नई गाड़ियाँ बनाती जा रही है। ठीक है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। अगर आप लोगों में से कोई कारों का शौकीन है तो उसने कभी ना कभी फोर्ड कंपनी की इन गाड़ियों में से किसी गाड़ी को तो देखा ही होगा। चलिए अब आगे के पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले। बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले। पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केले। डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी की पदवी तक की जो पढ़ाई थी वो कोल्हापुर में हुई थी। महाराष्ट्र के मैप में कोल्हापुर कहाँ पे है वो ब्लू कलर से यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, जिन लोगों को कोल्हापुर कहाँ पे है वो पता नहीं, वो इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पे उनकी पढ़ाई पदवी तक की, पदवी का अर्थ होता है डिग्री, अंग्रेज़ी में पदवी को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, डिग्री तक की या फिर पदवी तक की जो पढ़ाई है वो कोल्हापुर में हुई थी। अब पदवी तक की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद वो गए बर्मिंगहैम विद्यापीठ में। बर्मिंगहैम विद्यापीठ जो है वो इंग्लैंड में है। ठीक है, बर्मिंगहैम विद्यापीठ में जाने के बाद, बर्मिंगहैम यूनिवर्सिटी है, ये विद्यापीठ का अर्थ यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने रासायनिक अभियांत्रिकी की पढ़ाई की। ठीक है, रासायनिक अभियांत्रिकी को अंग्रेज़ी में केमिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभियांत्रिकी मतलब केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने रिसर्च किया। संशोधन को अंग्रेज़ी में रिसर्च कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नए नए और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं, इन सभी वर्ड्स को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और तो और इंग्लैंड में ही आगे चल के इन्होंने ऊर्जा संशोधन केंद्र में एक संशोधक बने। ठीक है, ऊर्जा संशोधन केंद्र, ऊर्जा का अर्थ एनर्जी, संशोधन का अर्थ रिसर्च और केंद्र का अर्थ सेंटर होता है। ठीक है, एनर्जी रिसर्च सेंटर में वो एक रिसर्चर के रूप में काम किया करते थे। चलिए अब आखिरी के पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं।
विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले. घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला. भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे. अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन ईंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. हमारे देश में डॉक्टर विक्रम साराभाई नामक एक और जाने माने साइंटिस्ट हुआ करते थे उस ज़माने में. ठीक है, इन्होंने एक बार डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी से अनुरोध किया कि क्यों ना हमारे भारत देश में आया जाए और हमारे भारत देश में जो अवकाश संशोधन केंद्र है यहाँ पे इन्होंने अपनी सर्विस देनी चाहिए. ऐसा अनुरोध विक्रम साराभाई ने डॉक्टर गोवारिकर जी से किया. अब अवकाश संशोधन केंद्र को अंग्रेज़ी में स्पेस रिसर्च सेंटर कहा जाता है. ठीक है, मतलब अंतरिक्ष से जुड़े जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम यहाँ पे होते हैं. मतलब रॉकेट को भेजना या फिर अंतरिक्ष यानों का भेजना या फिर इनका मरम्मत के जितने भी सारे काम हैं वो सारे के सारे काम इस तरह के सेंटर में हुआ करते हैं. डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी का यहाँ पे काम क्या हुआ करता था वो थोड़ा समझ लीजिए. जो रॉकेट होते हैं, रॉकेट को मराठी में अग्निबाण इस तरह से पुकारा जाता है. ठीक है, तो अग्निबाण जो होता है उस अग्निबाण में जो ईंधन होता है वो वसंत गोवारिकर जी के रिसर्च से पहले आमतौर पर तरल हुआ करता था. जैसे कि हमारे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल होता है वो तरल फॉर्म में ईंधन होता है, परंतु डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी ने ठोस फॉर्म में रहने वाले जो ईंधन है उन ईंधनों का इस्तेमाल करके रॉकेट को उड़ाया था. ठीक है, अब ठोस फॉर्म में जो ईंधन डॉक्टर वसंत गोवारिकर जी ने बनाया वो तरल फॉर्म में रहने वाले ईंधन से कई गुना ज़्यादा कारगर और इफ़ेक्टिव होता है, ऐसा यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो हमें आज ये समझ में आया कि डॉक्टर वसंत गोवारिकर का हमारे देश के विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, वो सारी की सारी जानकारी हमने आज के हमारे इस लेसन में देखी है. उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी लेसन आपको ये आज पढ़ाया है ये सारा का सारा लेसन आपको समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही. जय हिंद.